हरिओम भैया। आज हम लोग संघवाद को देखेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसे कार्य करती है। तो थोड़ा सा संघवाद को हम लोग देख लेते हैं। संघवाद को कल हमने बताया था। तो संघवाद में आप देखते हैं कि जहाँ दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें हो, अर्थात शक्ति का विभाजन हो, तो दो या दो से अधिक स्तर की सरकार कैसे होती है। तो आप देखते हैं कि एक सरकार केंद्र सरकार जो कि पूरे देश के लिए होती है और इस अपने शक्ति को इन्होंने विभाजित कर दिया। तो दूसरे स्तर पर राज्य सरकार का निर्माण कर दिया। फिर आप देखेंगे तीसरे स्तर पर स्थानीय निकाय का, ये स्थानीय सरकार का निर्माण करती है। तो दो या दो से अधिक स्तर की जो सरकार है उसे हम संघवाद कहते हैं, संघ सरकार कहते हैं। आप देखते हैं कि इस संघीय व्यवस्था में भारत कैसे कार्य करती है। तो आपने देखा कि संघ का निर्माण दो तरीकों से होता है। एक साथ आकर, साथ आकर कहने से तात्पर्य कि बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रदेश है वह एक जगह जब जुट जाता है तो संघ का निर्माण करता है। वहाँ जो राज्य सरकार होता है काफी प्रभावशाली होते हैं और केंद्र सरकार जो होते हैं वह कम प्रभावशाली होता है। दूसरा संघ का जो निर्माण होता है वो आंतरिक विविधताओं के आधार पर होता है। या आंतरिक विविधता क्या है? आंतरिक विविधता के आधार पर, जैसे भाषा है, पहनावा है, खान पान है, इसके आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, संघ सरकार का निर्माण करते हैं। जैसे भारत का निर्माण, भारत भी एक संघ है तो भारतीय संघ का निर्माण हम देते हैं आंतरिक विविधता के आधार पर किया। यहाँ आप देखते हैं कि 22 भाषा है और जितने भी राज्य हैं सबकी अलग अलग भाषा है और राज्य भाषा के तौर पर केवल हिंदी को ही मान्यता प्राप्त है, यह ऐसी बात भी नहीं है। आप देखेंगे इस व्यवस्था में भारत में संघीय शासन व्यवस्था कैसे कार्य करती है। तो आप देखते हैं कि भारत में या भारत को यदि हम लोग देखें तो दुनिया का दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और ऐसे भारत जो देश है उसको हम लोग देखें तो उसका एक जो राज्य है वह यूरोपीय देशों के बराबर उसकी संख्या है या फिर घनत्व है। कहने का तात्पर्य घनत्व भले ही उसका कम होगा लेकिन यहाँ जो घनत्व है काफी अधिक है। यहाँ भारत में जो 1947 में जब विभाजन हो गया भारत का, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान के रूप में, तो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे राज्य थे उस समय के हिसाब से। और राज्य नहीं कहा जाए, वह राजाओं का क्षेत्र हुआ करता था। तो राजा रजवाड़ों का जो क्षेत्र था जिसको हम देसी रियासत कहते हैं, उस देसी रियासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में विलय कर देने का कार्य किया। और इस विलय के कारण भारत पूर्ण रूप से संघवाद तो नहीं हुआ लेकिन एक भारत का निर्माण उन्होंने किया। परंतु उसके बाद आप देखते हैं कि बहुत विचार विमर्श करके यहाँ संघीय व्यवस्था को लागू किया गया और संघीय व्यवस्था
केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार का निर्माण। तो भारत के जितने भी विषय वे सभी विषय को 3 भागों में बांटा। जितने भी पावर थे उस सभी को 3 भागों में बांटा गया। पहला आप देखते हैं उसका नाम रखा गया केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा रखा गया उसका नाम दिया गया समवर्ती सूची। तो आपने देखा कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो वैसे तो 2 ही आधार पर इसको बांटना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको 3 आधार पर बांटा गया। एक केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आप देखते हैं कि यह संपूर्ण देश के लिए जो इस पर कानून, रक्षा मंत्रालय, बैंकिंग, आर्मी, इन सब पर जो इत्यादि और भी बहुत सारे विषय हैं, इन सब पर केवल और केवल केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है। इसीलिए इन सभी विषय को केंद्र सूची के अंतर्गत रखा गया। दूसरा देखते हैं राज्य सूची के अंतर्गत राज्य की पुलिस, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, सिंचाई, ये सभी व्यवस्था इन सभी विषयों पर केवल और केवल राज्य सरकार ही कानून का निर्माण कर सकती है। अतः इसे राज्य सूची के अंतर्गत रखा। तीसरा सूची आप देखते हैं वह समवर्ती सूची है, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना कानून बना सकती है। वैसा विषय आप देखते हैं जैसे शिक्षा, विवाह, तलाक, गोद लेना, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। इसको समवर्ती सूची में रखा गया क्योंकि इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों समान रूप से कानून बना सकते हैं। मान लेते हैं कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना लेती है, लेकिन उस समय झगड़ा की स्थिति में केंद्र सरकार ज्यादा प्रभावशाली होगा, अर्थात समवर्ती सूची के अंतर्गत जो कानून केंद्र सरकार बनाएगी वह प्रभावी होगी, राज्य सरकार का जो है वह प्रभावी नहीं होगी, वो झगड़ा की स्थिति में। और इस पर दोनों के बीच जो फैसला करने वाले संस्थान है, न्यायालय, न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वह मान्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वह दोनों को मानना पड़ेगा। और आप देखते हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज्यादा प्रभावी है, इसलिए उसकी दावेदारी अधिक है। अब है कि भारत में जो शासन व्यवस्था है वो कैसे चलती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत में यह शासन व्यवस्था कैसे चलती है। तो देखते हैं कि अपने यहाँ भारत में 2 स्तर की सरकार है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। ये दोनों स्तर की जो सरकार है वह स्वतंत्र होती है, अर्थात राज्य सरकार स्वतंत्र है, केंद्र सरकार की बात को माने या न माने। आप देखेंगे कि विविधता, आज ये संघवाद का जो निर्माण हो गया है, तो विविधता का आदर आज मिलना शुरू हो गया है।
सभी प्रदेश के लोग, सभी भाषाभाषी अपने आदर्श स्थिति में देखा जा रहा है। भाषाई राज्य को यदि हम लोग देखें तो 1947 या 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया, फिर 1950 में यह गणतंत्र भी हो गया। तब से लेकर के या 2006 तक की स्थिति को हम लोग देखें तो आप देखेंगे बहुत सारे जो पुराने राज्य थे उन सभी राज्यों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, अर्थात वो राज्य अब अपने अस्तित्व में नहीं है, पुराना नाम उसका लगभग गायब हो चुका है, क्योंकि उन सभी राज्यों को तो भाषा के आधार पर तोड़ तोड़ करके अन्य अन्य राज्य स्थापित किया गया है। भाषा के आधार पर, जातीयता के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। ये आप कहेंगे कि राज्य का निर्माण कैसे होता है, तो आप देखेंगे राज्य के निर्माण में किसकी भूमिका है, तो राज्य के निर्माण में आप देखेंगे भाषा, भूगोल, संस्कृति, जातीयता, जाति, इनकी भूमिका है। और इसी के आधार पर आप देखते हैं भारत में कई राज्यों का निर्माण होता है। जैसे जनजाति को हम लोग देखें, मणिपुर में वहाँ की जो जनजाति है उसके आधार पर वहाँ का राज्य का निर्माण किया गया है। नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर किया गया है। 1950 के दशक में नए राज्य बनाने के लिए कई प्रकार की सीमाओं को बदल दिया गया। आप देखते हैं उस समय के जो राज्य सरकार थे, केंद्र सरकार थी, वे भाषा के आधार पर, भूगोल के आधार पर या संस्कृति के आधार पर जो बंटवारा होना था उसको धीरे धीरे टाल रही थी। उनको लग रहा था कि ऐसा यदि हम करते हैं तो हमारा देश विखंडित भी हो सकता है, विखंडित न हो इसके लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन वास्तव में आज हम लोग देखते हैं कि भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, जाति के आधार पर यदि हमने राज्यों को बंटवारा कर दिया है तो वहाँ के लोग काफी आदर्श स्थिति में हैं और उनके विविधताओं को तो सम्मान मिला ही है, भाषा को तो सम्मान मिला ही है, और इससे हमारा संघ, राज्य, देश काफी मजबूत स्थिति में आया है। तो यह भाषा की नीति को हम लोग देखें, भारत की भाषा नीति। अब भारत की भाषा नीति को देखते हैं। भाषा नीति देखते हैं कि भारत में 22 भाषा है। संविधान के 8वीं सूची में, संविधान के 8वीं सूची में 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। हिंदी को छोड़कर 21 भाषा है, हिंदी को छोड़कर 21 भाषा को मान्यता दिया गया है। आप देखते हैं कि यहाँ जब 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया तो इसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में, ये तो 22 भाषा है, 22 भाषा में किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, परीक्षा दे सकता है, यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और इसमें आपको पहले भाषा का चयन करना होगा। भाषा का चयन ऐसा नहीं कि प्रश्न पत्र मिलेगा तो यह भाषा नहीं है, भाषा का जो चयन है आपको पहले कर लेना पड़ेगा, पहले भाषा का चयन करना पड़ेगा। तो आप देखते हैं
कि परीक्षा का जब फॉर्म हम लोग डालते हैं तो हमारा मीडियम क्या होगा, भाषा क्या होगा, लैंग्वेज हमारा क्या होगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, जो भी है, नेपाली, भोजपुरी, भोजपुरी को अभी नहीं रखा गया। तो इस प्रकार से भाषा में परीक्षा दे सकता है। अब यदि हम भाषा नीति को यदि माने तो 1956 में भारत से अंग्रेजी बंद हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, आज भी अंग्रेजी ज्यादा लोग तो नहीं बोलते, परंतु उसको ज्यादा तरजीह हम लोग देते हैं। हिंदी बोलने वाले को यदि हम लोग देखें, हिंदी बोलने वाले का यदि प्रतिशत निकाले तो यह 40% लोग भारत के हिंदी बोलते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले को देखें तो भारत में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या काफी कम है, या 0.04% होगा, लगभग 0.4 से नीचे ही है अंग्रेजी बोलने वाले लोग। तो ये 40% लोग हिंदी बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी पर प्रतिबंध जो लगा, तो इसके कारण दक्षिण भारत के जो लोग थे, अंग्रेजी भाषा बोलने वाला जो प्रदेश है, उसमें काफी लोगों ने आक्रामक जहाँ तहाँ हिंसक स्थिति ला दिया, तालाबंदी करना शुरू कर दिया, रोड को जाम करना शुरू कर दिया, उग्र रूप धारण कर दिया। उस परिस्थिति में भारत सरकार ने बीच का रास्ता अपनाया कि हिंदी तो हमारी राजभाषा है ही, और आपकी जो ऑफिशियल भाषा है वो अंग्रेजी रहेगी। अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी लिख सकते हैं, अंग्रेजी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तब जाकर के वहाँ की स्थिति ठीक ठाक हुई, और आज जो लोग जहाँ है जैसा बोलना चाहते हैं वैसा बोल सकते हैं। अर्थात भारत सरकार ने अपना जो रुख अपनाया वह काफी लचीला रुख अपनाया, जिसके कारण आज देखिए भारत के संविधान में 22 भाषा है। 22 भाषा में किसी भाषा को आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, ऑफिस की भाषा बना सकते हैं। ऐसा